हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग अनुसूचियाँ, जो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत चल रहा है और यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछली बार के पेपर उठा के देख सकते हैं, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए ये। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 395 सभी अनुच्छेद हैं। इस वर्तमान समय में संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके पहले 8 अनुसूची थी, फिर अब 12 हो गई हैं। पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। और ये भी याद रखना, अनुच्छेद कभी ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। पहले भी 395 अनुच्छेद थे, अभी भी 395। आप लोगों ने सुना होगा अनुच्छेद संशोधन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बढ़ा है। तो ये यहाँ इतना ही रहेगा। कैसे बढ़ता है जानते हैं। देखो, संविधान संशोधन कैसे होता है। जैसे अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 42 है ना, तो उसमें 42 का का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 42 का का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर का है तो उसमें खा जुड़ जाएगा। ऐसे संशोधन होता है। और अनुच्छेद 395 वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे और भूतकाल में थे, हैं और रहेंगे। इतने अनुच्छेद। स्टार्ट कर। तो भाग 1 देखते हैं, एक एक करके देखते हैं सब वन लाइनर में। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक है भाग 1 में। अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुसूची 2 और 3 के अधीन विधियाँ। ठीक, वो जो अभी बता रहे थे अनुसूची, उसी के बारे में। अब भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अरे, जब पाकिस्तान और वो भारत का बंटवारा हुआ था तभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी ना, अब इस वक्त तो नहीं है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाली नागरिकता का प्रावधान। यही वही पाकिस्तान और भारत का जब वो हो रहा था तभी ये ज़्यादा ज़रूरी थे। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। मतलब अगर तुम विदेश में रह के उसकी नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता से तुम्हें वो कर दिया जाएगा। अब दो जगह की नागरिकता नहीं रख सकते। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार विनियम का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 12 नहीं, भाग 3 आप देखते हैं। भाग 2 हो गया। मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में आप सभी को पता होगा हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वही इसमें दिए हैं 6 मौलिक अधिकार। भाग 3 में अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए भाग 3 में क्या है तो बता देना मौलिक अधिकार। और कितने तक हैं? 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं। देखते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ, मतलब उसे नियंत्रण करना की विधियाँ हैं 13 में। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से एक है ये समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। तो देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता, मतलब कानून के उसमें सभी नागरिक एक समान हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब कि हर व्यक्ति एक समान है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में लिखा है।
अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता, मतलब लोक नियोजन के अवसर मतलब जो सर। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या दिया? लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता, मतलब जितने भी अवसर आते हैं सरकारी, उनमें हर एक इंसान भाग ले सकता है। अनुच्छेद 17 में बताया अस्पृश्यता का अंत, मतलब जातिवादी का अंत कर दिया गया इसमें। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत, मतलब उपाधि का अंत, मतलब पहले के ज़माने में देखो, पढ़ा होगा कॉपी में, इतिहास में भी पढ़ा होगा, नाम के आगे पीछे कुछ लगा होता था, उपाधि मिलती थी पहले के तो अनुच्छेद 18 में उसे अंत कर दिया गया उसका, कि किसी को उपाधि मतलब उपाधि नहीं मिलेगी किसी नाम की। तो फिर हम देखते हैं दूसरा मौलिक अधिकार। ये भाग 3 का है, दूसरा मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का बताया गया इसमें। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब आप बोल सकते हैं कहीं भी और बोलने की आज़ादी। 19 के काफ़ी पार्ट हैं। अनुच्छेद 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का बी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना, मतलब धरना, जैसे धरना दे सकते हैं आप लोग कहीं भी, मतलब हथियारों के बिना। अनुच्छेद 19 का सी, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप संगठन भी बना सकते हैं, संघ भी बना सकते हैं कहीं भी। अनुच्छेद 19 का डी, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। 19 का डी कहता है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, देश भर में पूरे स्वतंत्र हैं आप। अनुच्छेद 19 का ई, देश की किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, मतलब देश में आप किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, अनुच्छेद में लिखा है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 19 का जी, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19 का जी कहता है देश में किसी भी हिस्से में, मतलब किसी भी जगह पे व्यापार कर सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, मतलब जो समझ लें। अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। ये मतलब पहले तो 21 था सिर्फ, बाद में 21 के ए कर दिया गया। जब 46वां संशोधन हुआ है तब ये शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है, 86 संशोधन में। याद कर लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन ना। अनुच्छेद 22 देखते हैं, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब तीसरा मौलिक अधिकार है ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भाग 3 ही चल रहा, उसमें माँ का तीसरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है इसमें। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध लगाया गया, मतलब 14 वर्ष का बच्चा किसी भी मतलब भारी काम नहीं कर सकता, जैसे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकता है, रोक लगाई गई, लेकिन तब पर भी करते हैं सब लोग। अब देखते हैं चौथा मौलिक अधिकार क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक देखते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे आप किसी भी हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म को मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रचार करना आवश्यक है, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता इसमें दिया है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता इसमें दी गई। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब आप जैसे सरकारी स्कूल हैं उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं,
इसके लिए अलग से बनाया गया, मतलब अलग से आप गुरुद्वार जैसे खोला गया, अलग से दे सकते हैं। सरकारी शिक्षण व्यवस्था में नहीं कर सकते, ये कानून के तरफ से अपराध है। तो आप देखते हैं पांचवा हमारा मौलिक अधिकार क्या कहता है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार इसमें दिया गया अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार, मतलब अपनी भाषा को संरक्षित रखने के अधिकार, मतलब आप कहीं भी खोल सकते हैं, जैसे गुरुद्वारा ऐसे खोल सकते हैं इसमें। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्था संचालित करने के अधिकार। अब हमारा आखिरी मौलिक अधिकार बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। इसके पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, आप लोगों को पता होगा। वो उसको 31 अनुच्छेद में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। उसे क्यों हटाया गया? क्योंकि देश का विकास ही करना था, तो देश का विकास संपत्ति का अधिकार था। तो अगर तुम्हारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे तो उसमें अगर हाईवे रास्ता बननी है कहीं भी, तो उनकी ज़मीन जा रही है, तो अगर उनकी ज़मीन का हनन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसीलिए इसको हटा दिया गया था उससे, मौलिक अधिकारों से, संविधान में अनुच्छेद में ढील दिया गया था। इस वक्त तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया? रीट संबंधित प्रावधान किया गया इसमें। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा संबंधित प्रावधान, मतलब सैन्य क्षेत्र या कानून, मतलब जब कैसे कोई महामारी कैसे कुछ हो सकता है, तब आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने में संबंधित प्रावधान किया गया इसमें मौलिक अधिकार को। अब देखते हैं भाग 4, नीति निर्देश तत्व। भाग 4 में क्या दिया गया? नीति निर्देश तत्व, अनुच्छेद 36 से 52 तक। अनुच्छेद 36 में राज्य की भाषा परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देश तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, मतलब जो समान काम कर रहा है उसे समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया, मतलब जो गांव में प्रधान होते हैं उनका प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया। आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 41 में कहा गया है। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया? न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है इसमें। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान किए गए हैं इसमें। अनुच्छेद 48 का ए क्या कहता है? पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण इसमें किया गया है। अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किया गया इसमें। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन, मतलब कौन क्या कार्य करेगा, कौन क्या कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 41 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है।
अब भाग 4 देखते हैं। मौलिक अधिकार सारे हो गए। अब भाग 4 का ए, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है? 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य भी तो कुछ होना चाहिए। जब हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य 11 का प्रावधान किया गया 51 के ए में। पहले 10 कर्तव्य थे, फिर एक और बढ़ा दिया गया हमें लगता है। चलो देखते हैं। फिर भाग 5 संघ के बारे में इसमें बताया गया, मतलब संघ व्यवस्था के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति जो है उनका उल्लेख किया गया पूरी तरह से। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, इसके बारे में इसमें क्या। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। ये मतलब इन्हें हम 1 लाइन में समझा रहे हैं। इन्हें समझाने के लिए मतलब ज़्यादा उससे तो हम अगली वीडियो बनाएंगे। इसमें सिर्फ अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं। डिटेल्स में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, बहुत। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति है, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा एक ही वीडियो। इसीलिए 1 लाइनर में पहले कर देना, बाद में भाग जैसे भाग 1 की आ जाएगी वीडियो, भाग 2 की आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का, मतलब कितने वर्ष का इनका कार्यकाल है, कितने वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे। अनुच्छेद 47 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब दोबारा जो हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति के मृत्यु हो जाए तो दोबारा मतलब प्रक्रिया के बारे में होगा इसमें। अनुच्छेद 48 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, मतलब राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, इसलिए इसमें दिया गया है कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए तो राष्ट्रपति बन सकते। इसमें ये दिया गया 58 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें मतलब जैसे आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए कोई। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख, मतलब कौन किसे शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किया गया है इसमें। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह का। मतलब राष्ट्रपति के पद का कार्य कितने वर्ष का? 6 माह का। 6 माह तक का मतलब वो नियुक्ति का रिक्ति भरने के मतलब 6 माह तक, मतलब वो जैसे पद होगा खाली रहेगा उसको भरने की रिक्ति होगी। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। क्या होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होता है? अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। मतलब जैसे आपातकाल, मतलब कुछ भी लग जाता है, राष्ट्रपति की मतलब मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति कार्य संभालेगा। इसमें अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 में दिया गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया, मतलब क्या कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया, जैसे राष्ट्रपति का था वैसे इसका भी है। अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है? अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति का कर्तव्य को निर्वहन
71 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने का। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया इसमें। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया, जैसे प्रधानमंत्री का था, उपराष्ट्रपति का था, राष्ट्रपति का था, वैसे राज्यसभा का उल्लेख किया गया 80 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन के अनुच्छेद नहीं, ऐसे पूछेगा राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो आप बता सकते हैं अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब संसद में आप खड़े होने की क्या योग्यता है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के छात्र छात्रावासन और वेतन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में, 86 में, याद रखना। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 90 में क्या कहा गया है, 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 91 में क्या कहा गया है, सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 92 में क्या कहा गया है, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक, अनुच्छेद 92 में कहा गया है। अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया, लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 93 में, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 94 में क्या कहा गया, अध्ययन और उप अध्ययन का पद, अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 में कहा। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, पहले भी बताया था इसमें। अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, मतलब वेतन तो जानते होंगे, भत्ते का मतलब सुविधा, जैसे आईएएस ऑफिसर को क्या क्या सुविधा मिलती है नौकरी पाने के बाद, भत्ते का मतलब ये होता है क्या क्या सुविधा उसे मिलेंगी, उपसभापति को, राज्यसभा के पति को। अनुच्छेद 98 का संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 99
संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद के सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा, ये उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 100 में क्या कहा गया, संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति का गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 101 में क्या कहा गया है, संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में क्या कहा गया है, संसद सदस्य के योग्यताएं। अनुच्छेद 1 कुछ मिस भी हैं, वो इम्पोर्टेंट इसमें है, क्योंकि वो जो ज़्यादा वो हैं वो इसमें है, एक दो मिस हो जाएंगे तो कुछ। अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया, संसद के सदन की तथा उसके सदस्यों की सीमितियां की शक्तियां और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, वही सदस्यों के वेतन भत्ते क्या सुविधा मिलेगी। अनुच्छेद 108 के कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय वितरण बजट का उल्लेख किया गया इसमें। अनुच्छेद 113 में संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब संसद में कौन सी भाषा, उसके बाद। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों का संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तटस्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के CAG का उल्लेख। अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किया गया है, आप लोगों को पता होगा। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। आप देखते हैं भाग 6 राज्य, इसमें क्या बताया गया राज्य के बारे में। अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख। अनुच्छेद 154 में
अनुच्छेद 154 में क्या बताया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहेंगे, क्या है उसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 157 के राज्यपाल की योग्यताएं क्या होंगी, क्या ना होंगी। अनुच्छेद 158 में क्या कहा गया, राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 में कुछ अक्षमताओं में राज्यपाल के कृतियों का नियोजन किया गया इसमें निवाड। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान संबंधित शक्तियाँ। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधान के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, इम्पोर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना उल्लेख किया गया इसमें। अनुच्छेद 180 विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 183 में क्या कहा गया, विधान परिषद सभापति और उपसभापति पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 विधान परिषद के उप सभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 185 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 146 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, मतलब क्या भत्ते का मतलब वही अभी बताया था। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया इसमें। अनुच्छेद 189 सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 में विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद
91 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है इसमें विधानसभा के मंडल। अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन निधेयक की परिभाषा की गई। धन निधेयक क्या है, इसकी परिभाषा इसमें। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में क्या कहा गया है, विनियोग विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में क्या कहा गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए चैनल पे हो। बहुत मेहनत लगती है ना वीडियो बनाने में। तो देखते हैं अनुच्छेद 220 में क्या गया, स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। अनुच्छेद 223 में क्या कहा गया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए ही उच्च न्यायालय की शपथ। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया इसमें। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। तो फ्रेंड्स, अगला भाग देखते हैं अब, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में बताएगा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं भाग 9 और 10। अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख, मतलब जो गांव में प्रधान होते हैं, जो लोग गांव से होंगे उन्हें पता हो गया, गांव में जो प्रधान होते हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कोई। 243 में अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 11 में देखते हैं क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में भाग 11 में दिया गया, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245
संसद द्वारा राज्यों के विभिन्न मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है इसमें किया गया। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद ने भाग 12 देखते हैं क्या कहा। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300A तक। अनुच्छेद 266 क्या कहता है, भारत की संचित निधि का उल्लेख इसमें किया गया। अनुच्छेद 267 असीमित निधि। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 विवृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर यानी टैक्स में अनुच्छेद 76 में कहा गया। 276 में। अनुच्छेद 280 में क्या कहा गया है, वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोगों की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, मतलब भारत सरकार उधार भी ले सकती है, इसमें कहा गया है। 292 में आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत जगह। अनुच्छेद 293 में क्या कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, मतलब राज्य सरकार भी उधार ले सकती है। 293 में कहा गया। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने के अधिकार, मतलब आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आपको अधिकार मिला। अनुच्छेद 299 में संविदाएं के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार था हमारा, जो अनुच्छेद 31 था, तो इसको हटा के अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार हटा के संपत्ति का अधिकार 300A में दे दिया गया। इसे पहले संपत्ति का अधिकार था, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। तो फ्रेंड्स अब भाग देखते हैं 13 और 14। अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्यिक कृषि भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 309 संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 12 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध किए गए। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी, आप लोगों को तो पता ही होगा, का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का उल्लेख किसमें किया गया, 315 में, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि 316 में की गई है। अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिग्रहण। तो अब आ जाते हैं भाग 15 निर्वाचन के बारे में इसमें है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग निर्वाचन के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 329 क्या कहता है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है इसमें। अब भाग 16 देख लेते हैं। भाग 16 में क्या दिया गया है,
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक अनुच्छेद में। अनुच्छेद 330 के में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिए गए। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है इसमें। अनुच्छेद 338 का ए क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 का बी क्या कहता है? अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 में क्या है? अनुसूचित जाति एससी मतलब अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के बारे में दिया गया है। अब भाग 17 देख लेते हैं। राज्यसभा का उल्लेख किया गया है भाग 17 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राज्यसभा का उल्लेख किस में किया गया है, कौन से भाग में? तो अब बता सकते हैं भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन। फ्रेंड्स देखते हैं अनुच्छेद 346 में संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में दिया गया। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 में क्या कहा गया? आपात उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव का वर्णन किया गया है इसमें। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। मतलब जो हम लोगों ने अभी अनुच्छेद 19 में देखा स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। जितने भी भाग उसमें के हैं ए बी सी डी सबका निलंबन मतलब कुछ समय के तक जब कोई आपातकाल लग सकता है तो उन्हें बंद कर सकते हैं, निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन मतलब भाग 3 में क्या है? सब मौलिक अधिकार हैं। अगर कोई आपातकाल लग सकता है तो भाग 3 के सभी निलंबन मतलब सभी भाग में जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं सब पर निलंबन लग सकता है। अनुच्छेद 359 में कहा गया है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अब भाग 19 देखते हैं। अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 और 20 अनुच्छेद 368 से 68। अनुच्छेद 361 में कहा गया राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण किया गया इसमें। अनुच्छेद 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान इसमें किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान का संशोधन का प्रावधान किया गया इसमें, इम्पोर्टेंट है ये। अब देखते हैं भाग 21 और भाग 22। अनुच्छेद 369 से 392 और अनुच्छेद भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो देखते हैं अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए कि राज्य मतलब संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो आप बता सकते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में कुछ विशेष उपबंध। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रण महालेखा परिषद के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध, आप लोगों को पता होगा ये। अनुच्छेद 393 संपत्ति नाम का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 395 में निरसन। आप लोगों को अगर उसमें डिटेल में पढ़ना हो तो हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में। इसमें तो वन लाइनर में समझा दिया है। जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे सारे हमने पढ़ा दिया। 395 थे, 395 पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाने को मिलेगा। डिटेल्स में पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? 300 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद पूरे हो गए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक